विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। और प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट तैयार किया गया है। पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी और ब्रिज क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के निर्धारित किया गया है। इसकी शुरुआत वाराणसी से होगी। इन यात्राओं का एक साथ शुभारंभ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हरी झंडी दिखाकर करेंगी। आपको बता दें कि पहले ये रूट पर यात्रा बाराबंकी के जैदपुर से शुरू होगी, जो लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए झांसी पहुंचेगी। दूसरी यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी, जो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए मथुरा में समाप्त होगी। 2022 के चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल सीएम योगी सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी एक ओर जहां दोनों जिलों को करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओं का तोहफा देंगे, तो वहीं दूसरी ओर सीएम मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। शाम को सीएम योगी वाराणसी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के सभा स्थल मेहंदीगंज में होने वाले जनसभा स्थल का जायजा लेंगे। सीएम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा और निरीक्षण के बाद वापस सर्किट हाउस आएंगे और उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इधर सीएम योगी के दौरे की तैयारियों को लेकर सुल्तानपुर का जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम सुल्तानपुर को मेडिकल कॉलेज का तोहफा देने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कल सुल्तानपुर के दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके चुनावी दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य रूप से जो हमारा राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसका शिलान्यास करेंगे और उनका आगमन विधानसभा इसौली क्षेत्र में दिल्ली बाजार में होगा और वहाँ पर सरकार के जो कुछ अन्य कार्य जनपद में हैं, परियोजनाएं जो पूर्ण हैं, उनका उद्घाटन और जो अभी चालू होनी है उनका शिलान्यास करेंगे और साथ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर यानी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं, जहां वो एक बार फिर काशीवासियों को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम है वरुणा कॉरिडोर का लोकार्पण। वरुणा कॉरिडोर के निर्माण में नदी के दोनों किनारों का चैनलाइजेशन किया गया है। इसके अलावा वरुणा नदी में सीधे गिरने वाले 15 नालों को अब ट्रीट करके धारा में छोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होने के बाद वरुणा कॉरिडोर प्रोजेक्ट की गति और तेज हो जाएगी। कॉरिडोर के किनारों को विकसित करने में 200 करोड़ की लागत आई है। ये पूरा प्रोजेक्ट 10.3 किलोमीटर लंबा है, जिसके 5 किलोमीटर हिस्से का निर्माण पिछली सरकार में हुआ था, जो अब बढ़कर 9.8 किलोमीटर हो चुका है और इससे गंगा की सहायक नदी वरुणा को स्वच्छ करने में मदद मिलेगी। दरअसल त्योहारों के बाद कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में यूपी सरकार की तैयारी है कि चुनाव के ऐलान से पहले प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को जल्द पूरा करके उसका लोकार्पण कर दिया जाए। 25 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं और अपने काशी आगमन के दौरान प्रधानमंत्री पूरी काशी को दीपावली का गिफ्ट देंगे और उसी गिफ्ट में ये वरुणा कॉरिडोर भी शामिल है। आप देखिए, इस वरुणा कॉरिडोर का तोहफा प्रधानमंत्री काशी की जनता को देंगे। वरुणा कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। जो काम बचा था, जो काम इसमें किए गए हैं, उन कार्यों का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। घाटों की सुंदरता अब पब्लिक के सामने होगी और प्रधानमंत्री इसका तोहफा काशी की जनता को देने वाले हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। इधर बलिया पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आज अपने बयान पर सफाई दी है। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि उन्होंने पेट्रोल से चलने वाली 4 पहिया वाहनों का जिक्र किया था। चलिए आपको कल और आज का दोनों का बयान सुनवा दें। मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आज दोगुनी बढ़ी हुई है। दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है। 4.5 सालों
7 साल के पेट्रोल की कीमतों क्या कहेंगे आप? और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। वो समझ नहीं पाया। हमने कहा कि पेट्रोल से चलने वाली 4 पहिया वाहन 4 व्हीलर गाड़ी का जिक्र हमने कहा। इस बलिया जनपद का उदाहरण ले लीजिए तो पेट्रोल से चलने वाली इसी जनपद में गाड़ियां दर्जन की भी संख्या में नहीं आएंगी, सैकड़ा तो दूर है। लोग डीजल की गाड़ियों पर चढ़ते हैं। वो समझ नहीं पाया। हम यूपी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का रथ आज प्रतापगढ़ पहुंचा, जहां शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ के देहलूपुर में शिवपाल यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनकी कई दिनों से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है कि भाजपा को हटाने के लिए अखिलेश यादव से गठबंधन। जनसभा के दौरान शिवपाल ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए यूपी सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता से जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। अधिकारियों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही, चोरी डकैती और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और एकजुट होने के संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का अयोध्या में शुभारंभ हुआ। मानस भवन में आयोजित बैठक के उद्घाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, राज्यपाल कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री अतुल गर्ग, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर नीरज बोरा सहित तमाम राजनेताओं ने शिरकत की। इस दौरान वैश्य समाज को आपसी भेदभाव भुलाकर एकजुट होने और अपने समाज के लोगों को प्रत्येक स्तर पर संरक्षण प्रदान करने का आह्वान किया। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि 5वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। सरकारी तंत्र सक्रिय हो गए हैं और फिलहाल बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार 7,50,000 दीपक राम की पैड़ी पर जलेंगे तो 1.5 लाख दीपक अयोध्या के सभी प्राचीन मंदिर और कुंडों की शोभा बढ़ाएंगे। आज जिला प्रशासन ने अयोध्या के सम्मानित संत समाज के साथ दीपोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक की और इस बार का भी दीपोत्सव 5 दिवसीय होगा। जिला अधिकारी अनुज झा ने बताया कि 3 नवंबर को दीपावली के एक दिन पहले हनुमान जयंती के दिन मनाया जाएगा, लेकिन कार्यक्रमों की श्रृंखला 1 नवंबर से ही प्रारंभ होगी। जो दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है वो इस बार हनुमान जयंती के दिन 3 नवंबर को दीपावली से एक दिन पहले संपन्न होगा, लेकिन कार्यक्रमों की श्रृंखला 1 नवंबर से ही प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें 1 नवंबर को रामायण कॉन्क्लेव यहाँ से प्रारंभ हुआ था, उसका समापन कार्यक्रम यहीं पे है, गुप्तार घाट पे संपन्न होगा। 2 नवंबर को भी इसमें काफ़ी बाहर से भी लोग आ रहे हैं, टूर्स एंड ट्रैवलर्स के लोग आ रहे हैं। और प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां जिला प्रशासन ने स्कूल ध्वस्त कर दिया है। पूर्व सपा नेता सुभाष यादव ने स्कूल पर कब्जा किया था। 5 लाख का इनामी है सुभाष यादव, जिसके स्कूल को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 लाख का इनामी है। जिला प्रशासन ने ये स्कूल जो है वो ध्वस्त कर दिया है। जेसीबी इस पर चलती हुई आपको दिख रही होगी। दरअसल पूर्व सपा नेता सुभाष यादव ने इस पर कब्जा किया था और अभी फिलहाल सुभाष यादव पर 5 लाख रुपए का इनाम। लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि एसआईटी को फिर से आरोपियों की रिमांड मिल गई है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, मोहम्मद लतीफ और शेखर भारती को सीजेएम कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आज शाम 5 बजे से 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड में रहेंगे चारों आरोपी। एसआईटी 2 दिन में सभी आरोपियों को अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। एसआईटी ने कोर्ट से आरोपियों की 3 दिन की रिमांड की मांग की थी। इससे पहले एसआईटी चारों आरोपियों से 3 दिन तक रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है।
अंकित, लतीफ और शेखर की विद इन 15 डेज दोबारा PCR मांगी गई थी, जो आज शाम 5 बजे से 24 शाम 5 बजे तक स्वीकृत की गई। फिर मांगा था आज शाम से 24 की शाम 5 बजे तक 2 दिन का स्वीकृत हुआ है। बेचक जाने पर बेचक जो भी अपना करें, हाँ आमना सामना कराना है और कुछ नए तथ्य निकल के आया है उन पर विवेचना की जाएगी। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में गोरखपुर जेल में बंद मुख्य आरोपी जयंत सिंह और अक्षय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। दोनों आरोपियों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 नवंबर तक बढ़ा दी। दरअसल कोर्ट में मामले की जांच कर रही टीम के विवेचना अधिकारी ने मामले से जुड़े साक्ष्य पूरे न होने को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके लिए आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की मांग रखी थी, जिस पर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश दिए हैं। मुख्य आरोपी जयंत सिंह और अक्षय मिश्रा को बीते 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पारी में लापता हुए ट्रैकर्स के शवों को रेस्क्यू कर हर्षिल लाया जा रहा है। रेस्क्यू की एबीपी गंगा को एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं, जिसमें एसटीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए शवों का रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। शायद संभवतः यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, हम जाके सर्च कर रहे हैं। तो देखिए एक्सक्लूसिव खबर हम आपको ये बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन लोगों की बॉडी बरामद की गई है। दरअसल ट्रैकिंग के लिए एक टीम गई हुई थी और बर्फबारी उत्तरकाशी में हुई और इसी बर्फबारी में ये ट्रैकर्स फंस गए, जिनको रेस्क्यू करने के लिए एसटीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत कर रही थी। और अब ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बर्फ में दब गई हैं और उनको निकाला जा रहा है। में से एक की बॉडी यहाँ पे मिली है। उत्तरकाशी के हर्षिल छितकुल के लखमा पास पर बर्फबारी में फंसे 11 ट्रैकर्स में से 7 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को रेस्क्यू कर 3 और शवों को हर्षिल लाया गया। अब तक रेस्क्यू किए गए 7 लोगों के शवों में 5 की पहचान हो गई है, जबकि 2 लोगों की पहचान कराने की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू में सेना की बिहार रेजिमेंट सहित एसटीआरएफ लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू अभियान चला रही है। शुक्रवार को देवेंद्र नाम के गाइड को रेस्क्यू कर जिंदा बचाया गया और उन्हें हर्षिल लाया गया। तो वहीं पिछले दिनों रेस्क्यू कर निकाले गए पश्चिम बंगाल के ट्रैकर मिथुन दारी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शुक्रवार दोपहर तक रेस्क्यू कर 3 शवों को हर्षिल लाया जा चुका है। अन्य शव को लाने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा लापता लोगों की तलाश भी जारी है। 2 लोगों को हमने सेफली इवैक्यूएट किया है, एक को कल किया, एक आज किया है। इस प्रकार 2 लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया और उसके अतिरिक्त 5 डेड बॉडी में प्राप्त हुई है ट्रैकिंग रूट से। और अभी संज्ञान में आया कि हिमाचल में भी 2 डेड बॉडी ट्रैकर दल की प्राप्त हुई है, लेकिन उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस प्रकार अगर 2 लोग वहाँ मिल गए तो हमें 2 लोग फिर भी मिसिंग रहेंगे। आपदा के दौरान कुमाऊं में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 4 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि आपदा सहित अलग अलग घटनाओं में 36 लोग घायल हुए हैं, जिनका रेस्क्यू कर इलाज कराया जा रहा है। कुमाऊं मंडल में सरकारी संपत्तियों के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक आंकलन 2000 करोड़ के करीब का है। नैनीताल के रामगढ़ समेत दूसरे प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं। नैनीताल जिले में 18 और 19 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के बाद दोशापानी, चौकुटा, सकुना, कैंची गांव, पोरा कोट, रामगढ़, क्वारब और नैनीताल के आसपास भूस्खलन ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। नैनीताल जिले में रामगढ़, धारी और ओखल कांडा के दुर्गम क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अपने काम में जुटी हुई हैं। हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। नैनीताल में आपदा में बड़ी तबाही हुई है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। ओखाल कांडा के थालाड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 2 शवों को निकाला गया, लेकिन 4 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। 19 अक्टूबर को एक शख्स का मकान गिर गया था, जिसके मलबे में 6 लोग दब गए थे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री के दौरे की 4 अलग-अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी दुर्गम रास्ते से होकर पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं। तो वहीं एक और तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि सीएम पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका दुख दर्द जान रहे हैं। जो तीसरी तस्वीर है उसमें आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, वो प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। तो वहीं चौथी तस्वीर में सीएम अधिकारियों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं।